आपने बेगूसराय में जनसंवाद किया और बड़े स्तर पर किया। हमने भी वो वीडियोस देखे सर, काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी। तो फिर सरकार तो नाराज़ होगी ना सर। सरकार से विकास वैभव की नहीं बनती है और इस कारण उनको वो पद या वो तवज्जो नहीं मिला है, मिल रहा है जो वो डिज़र्व करते हैं या उनकी योग्यता जैसी है। तो इसका कुछ नुकसान भी है सर। जो आपका विज़न है, अगर उस विज़न की ये डिमांड हो कि विकास वैभव को पॉलिटिक्स में आना है, क्योंकि भविष्य वक्ता सर ना आप है ना हम है, चीज़ें क्या होगी ये तो भविष्य में तय होगा। लेकिन अगर ये डिमांड विजन करती है तो क्या विकास वैभव पॉलिटिक्स में आए? सर उस दिन आपके मन में ये विचार नहीं आया कि यार आईआईटीएन था, ये कहाँ फंस गया हूँ? एक खबर सर चर्चा में आती है कि आपका विवाद होता है बिहार की आईजी से। क्या सर सरकार से कभी आपको कोई फोन, कोई कॉल्स या किसी प्रकार का सर प्रेशर आपके ऊपर आया कि क्या कर रहे हो? विकास वैभव भी वही दिव्य स्वप्न दिखा रहे हैं जो कभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दिखाया करते थे। संघर्षों के साए में इतिहास हमेशा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये पंक्ति आपने अक्सर सुनी होगी, लेकिन कुछ लोग इसे पढ़ते हैं, सुनते हैं और कोई इसे चरितार्थ करता है। सफलता का क्या पैमाना हो सकता है कि आप आईआईटीएन हैं, उसके बाद आप यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं और आप बड़े अधिकारी के तौर पर अपनी पहचान बना पाते हैं, लेकिन आप तब भी संतुष्ट नहीं होते हैं। आप देश और समाज के लिए कुछ और करना चाहते हैं। आज एबीपी लाइव में मेरे साथ बिहार के चर्चित तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर विकास वैभव सर मौजूद हैं और विकास वैभव सर युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले एबीपी लाइव में हम विकास वैभव सर का स्वागत करते हैं। जी नमस्ते। सर मेरा आपसे सवाल और जवाब का सिलसिला तो चलता रहेगा और तमाम खट्टे मीठे सवाल भी होंगे सर जो आपको अच्छे लगेंगे, चुभेंगे। लेकिन उससे पहले सर, एकेडमिक्स में आपकी काफ़ी अच्छी पहचान रही है, आप आईआईटीएन रहे हैं, उसके बाद आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया है। तो आप जो लोग आपको फॉलो करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप उससे अपना पढ़ाई लिखाई एजुकेशन को एक बार साझा कर दें और लोग आपको जान भी जाएं कि देखिए, जीवन में लक्ष्य बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। जी तो यदि आप सपोज कीजिए कि आईएएस आईपीएस कुछ बनना चाहते हैं, जी तो केवल वहीं तक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कि उसके बनने के बाद क्या करना चाहते हैं। तो मैं जब अपने जीवन को देखता हूँ तो उसमें देखता हूँ जीवन का लक्ष्य संतुष्टि है। जिस पड़ाव पे जब लगा, जिस समय स्कूल में था उस समय लगा कि आईआईटी की तैयारी करूँ, तो पूरी ऊर्जा मैंने उसमें लगाई। आईआईटी पहुँचे। आईआईटी पहुँचने के बाद अनेक अनुभव हुए। तब लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज में आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए चूँकि एक कहीं ना कहीं बिहार मेरे मन में चल रहा था। तब से जब क्लास 9th में था, पिताजी मेरे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में सर्विस किया करते थे, अभी नोएडा में ही रहते हैं। और उनकी पोस्टिंग पहले गुवाहाटी थी, फिर बरौनी हुई। जब मैं 9th में गया, भोपाल हुई थी। भोपाल में बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाना शुरू किया और बिहारी जब इस प्रकार से मैंने सुना तो मन बड़ा द्रवित हुआ कि मुझे चिढ़ाते क्यों हैं। बिहारी शब्द तो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक क्यों बन गया, कैसे बन गया। कहीं ना कहीं तब मन में लगा कि इसके कारण हम ही लोग हैं जो इस शब्द को इस रूप में लोग प्रयोग करते हैं। और तब लगा कि इसमें भूमिका क्या हो सकती है। तो हर बिहारवासी उसकी भूमिका होनी चाहिए कि कैसे हम पुनः बिहार को उत्कर्ष की ओर ले जाएं, क्योंकि भूमि में क्षमता असीम है। प्राचीन काल में जब रोड्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी, सूचना के तंत्र नहीं थे, तब तो हम बिहार से उस अखंड भारत के साम्राज्य को बना सके जिसकी सीमा अफगानिस्तान के पार तक थी। यूनिवर्सिटीज़ नालंदा में, विक्रमशिला में तब स्थापित हुए जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की कल्पना तक पूरे यूरोप में नहीं थी। तो असीम क्षमता है, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं। तो 9th में जब थे तब तो मैंने अच्छे से पढ़ाई की, प्रयास किया कि क्लास में टॉपर हूँ। और जितने लोग पहले चिढ़ाते थे, जब उन्होंने देखा बिहारी की बौद्धिक क्षमता क्या है, तो एक प्रकार का सम्मान मैंने उनके अंदर जागते हुए अनुभव किया। यात्रा चलती रही, पिताजी की पोस्टिंग नोएडा हुई और उस समय आईआईटी की मैंने तैयारी शुरू की थी। पेपर देकर आए तो पता चला पेपर लीक हो गए हैं और लीक का केंद्र बिहार था। तो उस दर्द को, उस पीड़ा को मैंने सहा है जब पेपर लीक होते हैं। आज भी अनेक पेपर लीक होते हैं। तब मेरे मन में संकल्प और सुदृढ़ हुआ कि अपने जीवन काल में कुछ तो मैं अवश्य करूंगा जिससे बिहार में परिवर्तन होगा। आईआईटी पहुंचे। कानपुर में जब पढ़ते थे तो फर्स्ट ईयर में पिताजी की पोस्टिंग फिर बरौनी हुई। और उस समय जब सब लोग घर जा रहे थे, मेरा भी टिकट कटा हुआ था, अचानक घर से मना किया गया कि मत आइए। और कारण बड़ा दुखी करने वाला था। कहा गया कि पकड़ के शादी होती है, लगन का समय चल रहा है बिहार में। और तब उस समय बड़े उस अवस्था में जब घर जाने की इच्छा हो लेकिन आप जा नहीं पा रहे, तो आईआईटी कैंपस में ही रहता था। सोचता था कि अपने जीवन काल में, अभी तो मैं यंग हूँ, कॉलेज में हूँ, लेकिन बाद में मैं क्या करूँगा, मेरी भूमिका क्या होगी। क्या मैं भी सबकी तरह पलायन कर जाऊँगा, बिहार छोड़ के चला जाऊँगा, या मैं कुछ प्रयास करूँ। और तब मन ने कहा कि यदि हर व्यक्ति इस प्रकार से सोचे, आसान रास्ता चुने कि हम चले जाते हैं, तो बिहार बदलेगा कौन। तो हर ऐसा व्यक्ति जिसके मन में एक संकल्प हो, जिसके एक क्षमता हो, उसको प्रयास करना चाहिए। इसी प्रयास के साथ मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करता हूँ, क्योंकि मैं कोई बड़े पॉलिटिकल फैमिली से तो हूँ नहीं कि बहुत बड़ा परिवर्तन कर दूंगा, नहीं कोई ऐसे बहुत बिजनेस फैमिली से हूँ कि बहुत पैसे हैं मेरे पास। तो एक प्रयास जो ईमानदारी के साथ कर सकते हैं वो सिविल सर्विसेज कर सकते हैं, जिसमें कम एज में भी आप एक नेतृत्व क्षमता के साथ समाज में योगदान देते हैं। और ईश्वर की कृपा रही, 2000
2001 में IIT से पास आउट हुआ, 2002 एग्जाम में सफल हुआ, 2003 बैच मिला, बिहार कैडर मिला। यात्रा चलती रही है, अनेक संघर्ष मैंने देखे, अनेक लोगों से उलझने भी हुई, संघर्ष भी हुए, लेकिन मन बड़ा स्पष्ट रहा कि आया हूँ, बिहार बदलने आया हूँ, और इसमें जो भूमिका हो सकती है, केवल सर्विस में तो जो करना है वो करूँगा ही, उसके अलावा भी जहाँ समय मिलेगा यूथ के बीच जाऊँगा, स्कूल्स में जाऊँगा, कॉलेजेस में जाऊँगा, बताऊँगा तब का बिहार ऐसा था तो क्यों था, आज का बिहार ऐसा है तो क्यों है, और हमारी भूमिका इसमें क्या हो सकती है। सर मेरा अगला सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ है कि जब सर हम पढ़ाई करते हैं, और चूंकि मैं भी बिहार से आता हूँ और आप मेरे क्षेत्र में डीआईजी भी रहे थे सर भागलपुर में, भागलपुर जी। तो सर जब हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग एकेडमिक्स में होते हैं, और फिर हमें लगता है कि अगर हम एक आईएएस ऑफिसर बन जाएं, एक आईपीएस ऑफिसर बन जाएं, तो हम समाज को बदल सकते हैं। लेकिन आप आईपीएस बने, और उसके बाद सर आपको ये ख्याल कब आया कि सिर्फ इस प्रोफेशन से आप एक आईपीएस होकर समाज को नहीं बदल सकते हैं पूर्ण रूप से, और आपने एक नया विजन शुरू किया, तो ये प्रेरणा क्या है? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा, अगर सोचते हैं ना आईएएस बने, आईपीएस बने, वो लक्ष्य नहीं है जीवन का। यदि आईएएस आईपीएस बनते हैं और भ्रष्टाचार करते हैं, यू एंगेज योरसेल्फ इन करप्शन, तो आपसे बड़ा राष्ट्र का दुश्मन तो कोई है ही नहीं। बिल्कुल। आप राष्ट्र को उतना बड़ा नुकसान करें, जिस पोजीशन पर आप हैं, आपको ईमानदारी से काम करना चाहिए, लेकिन आप लगे पड़े हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि में, तो ऐसे लोग समाज के लिए हितकर नहीं है। तो मैं जब देखता हूँ व्यक्ति कैसा हो सकता है, व्यक्ति समाज को क्या दे सकता है, तो एज अ पुलिस ऑफिसर जो भी मेरे दायित्व रहे, चाहे बगहा में रहा, रोहतास में रहा, एनआईए में रहा, मैंने उसको करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन उसके अतिरिक्त भी आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आप समाज को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो आपको लगता है चीज़ें बदलनी चाहिए। और समय, यार कई लोग आप सोचते हैं कि भाई ऐसा होगा, तब होगा, तो ऐसा करेंगे, तो मैं ऐसा नहीं देखता। जीवन क्षणिक है, कल मैं रहूँ ना रहूँ, तो आज जो मेरे पास समय है, जो भी समय मैं दे सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ यदि कुछ परिवर्तन हो, तो हर समय मुझे देने का प्रयास करना चाहिए जो मैं दे सकता हूँ। तो उसी ऊर्जा के साथ जहाँ भी रहा, स्पेशली यूथ के साथ मैं कनेक्टेड रहा। और 2021 के 22 मार्च बिहार दिवस के दिन एक संकल्प, लेट्स इंस्पायर बिहार, इस संदेश को मैंने साझा किया कि ऐसे सभी लोग जिनके हृदय में बिहार बसता है और जो चाहते हैं कि बिहार उत्कर्ष पर स्थापित हो, उनको साथ मिलना चाहिए, कुछ प्रयास करना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास जो मिलकर हम करेंगे, शिक्षा, समता, उद्यमिता मंत्रों के साथ, और जो दृष्टि बिहार को कभी आगे ले जा रही थी, उस दृष्टि के साथ, तो निश्चित बिहार बदलेगा। और दृष्टि बड़ी स्पष्ट है, कोई मेरा विचार भी मेरा नहीं है। बिहार के जो पूर्वज थे, उनकी जो दृष्टि थी बड़ी थी, वेदांत की भूमि थी, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति जब देखता है, उसके मन में भाव जगता है कि मुझ में भी पूर्णता है, इनमें भी पूर्णता है, क्योंकि ईश्वर का अंश मुझ में भी है, इनमें भी है। और ऐसा व्यक्ति जब इस प्रकार से सोचता है, तो एक नई संस्कृति बिहार में विकसित होती है, जिसमें हम कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ। संदेश बड़ा स्पष्ट है कि हम ईश्वर के उस अंश को अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। और जब जिस व्यक्ति में, संस्कृति में ऐसा अनुभव आ जाए, तो ऐसी संस्कृति हर भेद से परे सोचने लगती है। तो इसलिए आप देखिए, बिहार को यदि हम देखते हैं, तो जातियाँ बिहार में सदैव रहीं, लेकिन जातिवाद जिस प्रकार का आज जिस संघर्ष में हम उलझते बिहार को पाते हैं, तब रहा होता तो मगध में नंद वंश का उदय कभी नहीं होता। सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति शासक हुए, ऐसी अवधारणा देने वाली भूमि कौन थी? बिहार थी। कोई व्यक्ति शासक हो सकता है, ऐसी अवधारणा वैशाली में मिली, जो पूरे उत्तर बिहार के उस वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। यदि अवधारणा को देखें तो चाणक्य को देखिए, चंद्रगुप्त की जाति नहीं देखते, सामर्थ्य को देखते हैं और चलते हैं। तो सामर्थ्य के पुजारी हम थे, इसीलिए हम आगे बढ़े, इसीलिए अफगानिस्तान के पार तक व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ सके। और आज भी यदि हम समस्याओं का समाधान चाहते हैं, संकल्प यही है। 2047 एक निर्णायक वर्ष है, भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष हो जाते हैं, और भारत विकसित हो, ऐसा संकल्प हम सभी ने लिया है। लेकिन भारत यदि विकसित होना है, तो बिहार यदि विकसित न हो तो कैसे होगा? तो सबसे एक पिछड़ा क्षेत्र, उसमें यदि हर व्यक्ति को हम शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, ऐसे प्रयत्न मिलकर करेंगे, निश्चित हम कर सकते हैं। क्योंकि ऊर्जा, क्षमता आज भी वही है जो हमारे पूर्वजों की थी। दृष्टि थोड़ी बदल गई है। दृष्टि, जो ऊर्जा ईश्वर ने असीम दी है, उसको हम संघर्षों में व्यर्थ करते हैं। और इस भाव को जब युवा पीढ़ी के साथ मैं साझा करता रहा हूँ, तो मैं पा रहा हूँ युवाओं में एक बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है, और एक परिवर्तन की चाहत है कि चीज़ें बदलें। क्योंकि जो संघर्ष हमने देखा है, उससे हम बियॉन्ड जाना चाहते हैं। हर व्यक्ति, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय को, विकास चाहता है। वो चाहता है कि भाई विकसित हूँ, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूँ। और उसको जब हम इस प्रकार के स्वार्थी तत्व देखते हैं, जो कहते हैं नहीं तुम संघर्ष करो, तो ऐसे लोगों से विमुख सा होता जा रहा है। और यही नतीजा है जिसमें लेट्स इंस्पायर बिहार में आज 76,000 से अधिक वॉलंटियर्स जुड़े हैं, जो बिहार को कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। 1000 से अधिक कार्यक्रम हम लोगों ने किए। और उसके बाद एक नई श्रृंखला, नमस्ते बिहार, बेगूसराय की भूमि से, राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसमें 50,000 से अधिक लोग सम्मिलित हुए, इस संकल्प के साथ कि हम बिहार को परिवर्तित करेंगे, बिहार की गरिमा को पुनः स्थापित करेंगे। और श्रृंखला चलेगी आगे। आरंभ कार्यक्रम 21 जनवरी 2024 में है। अभी दिल्ली में मैं हूँ, तो दिल्ली में एक कार्यक्रम हम लोग कल करने जा रहे हैं, बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव। बिहार के जितने भी ऐसे बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो थिंकर्स हैं,
जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनको हम लोग आमंत्रित करें एक मंच पर, कहने एक रोड मैप हम बनाएं कि सामाजिक भूमिका क्या हो सकती है जिससे बिहार 2047 तक विकसित हो जाए। शिक्षा रोजगार के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। सर आपने जो बातें कही इसी से 2-3 सवाल मेरे जहन में आया। एक तो सर ये है कि आपने कहा कि जो प्राचीन बिहार था वो जाति से परे योग्यता को तवज्जो देता था। लेकिन आज की जब आप राजनीतिक गतिविधि को देखें और खासकर चूंकि आप बिहार के में अधिकारी हैं और एक जाति जनगणना की मांग सर उसी बिहार से बहुत तेजी से उठ रही है। तो हम जानना चाहते हैं कि एक विकास वैभव इस पर क्या सोच रखते हैं, जातिगत जनगणना पर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं, जातिगत जनगणना तो हो चुकी है और जिस कारण इसके से आप हुई है, फेवर में है या नहीं? बिल्कुल, तो जिस कारण से उसमें बताया गया कि हर जाति का उत्कर्ष हो, इस रूप में जनगणना की गई, कितनी संख्या है, कैसी उसकी इकोनॉमिक स्थिति है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो केवल जातिगत जनगणना ही में तो हर प्रयास चाहता हूँ कि हो जिससे कि उत्कर्ष प्राप्त हो। तो इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को जानना होगा और हर जाति, हर संप्रदाय के व्यक्ति को जोड़ना होगा और मिलकर हम संघर्षों को मिटाकर आगे बढ़ें। तो जातियाँ तब भी थीं, लेकिन जातिवाद नहीं था। जातिवाद से परे होना होगा और मिलकर प्रयास करना होगा शिक्षा के विकास के लिए। शिक्षा केवल डिग्रीज के लिए नहीं, स्किल्स के लिए, जिसमें हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम निश्चित जो व्यक्ति स्किल्ड होगा, गुणवान होगा, रोजगार का सृजन भी कर लेगा। उद्यमिता का विकास, जिसमें केवल हम सरकारी नौकरी तक या किसी नौकरी तक नहीं सोचें, वी ट्राई टू बिकम जॉब क्रिएटर्स। ऐसे लोग कैसे बन सकें, इसके लिए हमको यूथ को प्रेरित भी करना होगा, मार्गदर्शित भी करना होगा। तो लेट्स इंस्पायर बिहार एक सामाजिक अभियान है जिसमें हम लोग ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। अनेक जिलों में फ्री मेडिकल कैंप्स, फ्री एजुकेशन, अनेक जिलों में महिलाएं गार्गी चैप्टर्स में पाठशालाएं चला रही जिसमें स्लम्स के बच्चे पढ़ते हैं। तो अनेक ऐसे प्रयास चल रहे हैं जिसको और गति देने की आवश्यकता है, बड़ी संख्या में करने की आवश्यकता। लेकिन सवाल ये है कि जब आप, जैसा आपने अभी बताया कि आपने बेगूसराय में जनसंवाद किया और बड़े स्तर पर किया, हमने भी वो वीडियोस देखे सर, काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी, तो फिर सरकार तो नाराज होगी ना सर? देखिए मेरा तो एक अधिकारी का काम सर रैली करना अगर है तो सरकार को तो इफेक्ट होगा सर। नहीं, इसमें इफेक्ट तो हम तो सृजन का काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और सर क्योंकि मैं बताया कि मैं बिहार से हूँ और मैं लोगों से आपके बारे में बात करता हूँ, तो ये चीज़ें सर आती है कि भाई इसी बात को लेकर सरकार से विकास वैभव की नहीं बनती है और इस कारण उनको वो पद या वो तवज्जो नहीं मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं या उनकी योग्यता जैसी है। तो इसका कुछ नुकसान भी है सर कि आप देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं बिहार की दृष्टि को लेकर चल रहा हूँ और बिहार की दृष्टि हर व्यक्ति में पूर्णत्व देखती है, ईश्वर का अंश देखती है, जिसकी क्षमता असीम है। तो मैं क्षमताओं को सीमित क्यों सोचूं? यदि आचार्य चाणक्य सोचते कि वे शिक्षक हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाना उनका केवल दायित्व है, तो क्या अखंड भारत का साम्राज्य बनता है? एक व्यक्ति जिसमें स्वार्थ नहीं था, देश के प्रति आस्था थी, राष्ट्र के प्रति एक भाव था कि राष्ट्र एकीकृत हो, उस भाव को लेकर जब चले तो केवल शिक्षक की भूमिका रहे क्या? एक सृजनकर्ता की भूमिका में आ गए। हर व्यक्ति में असीम क्षमता, इसी क्षमता को तो मैं जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। और कोई रैली नहीं की है मैंने, जनसंवाद किया है। और जनसंवाद इस रूप में किया कि अभी तक जो कार्यक्रम किया हम लोगों ने सभागारों में किए, लेकिन हमारा उद्देश्य तब पूर्ण होगा यदि हम 2047 तक विकसित बिहार चाहते हैं, जब हर गाँव के हर जन तक हम जाएँ और बताएं कि बिहार तब था तो कारण क्या थी, दृष्टि क्या थी, अब यदि करना है तो दृष्टि क्या होनी चाहिए, और इसके हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना परम आवश्यक है। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग नई श्रृंखला प्रारंभ की है, जनसंवाद की, बृहद जनसंवाद, जिसमें कि संवाद तो पहले भी करते रहे, लेकिन उसमें सीमा न हो कितने लोग आ सकते हैं। और बड़ी प्रसन्नता तब हुई जब राष्ट्रकवि दिनकर की भूमि पर 50,000 से अधिक लोग आए और उन्होंने संकल्प लिया कि हम अपने जीवन काल में बिहार को बदलते देखना चाहते हैं, हम योगदान करेंगे। और ऐसे ही जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर जब बिहार के लोग, और ये हर नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटी है, अपना राष्ट्र कैसे आगे बढ़े उसको प्रयास करना चाहिए। और ये राजनीतिक प्रयास नहीं है, एक सामाजिक प्रयास है, राजनीति से बड़ा प्रयास है। कोई समाज की दृष्टि जब बदलेगी, और इसका आधार मैं नहीं हूँ, इसका आधार हमारी बिहार की दृष्टि है। और यदि मैं कर रहा हूँ, कुछ अलग कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे उसमें भी कोई मतभेद नहीं है। बिहार में ऐसे अनेक व्यक्ति हुए जिन्होंने कुछ बड़ा करने का प्रयास किया, बड़ा किया। और सबसे जीवंत उदाहरण तो आचार्य चाणक्य है। एक साधारण व्यक्ति की क्षमता क्या हो सकती है, हो सकता है संघर्ष उन्हें भी करना पड़ा हो, लेकिन उद्देश्य क्या था? अपने लिए नहीं था, राष्ट्र के लिए था, सफल हुए। तो ऐसे ही मैं देखता हूँ जिस उद्देश्य को लेकर मैं चल रहा हूँ, लोग जुड़ रहे हैं, निस्वार्थ भाव के साथ जुड़ रहे हैं। तो आने वाले समय में निश्चित आप देखेंगे सभी लोग गौरवान्वित होंगे। एक ऐसा अभियान चला था जिसने बिहार को गति दी और बिहार को इस उत्कर्ष पर तब स्थापित किया जब हम छोटे छोटे मतभेदों से, लघुवादों से ऊपर सोचने लगे, बिहार के हित में सोचने लगे, राष्ट्र के हित में सोचने लगे। सर आपसे मैं एक और सवाल ये कर लूँ कि जो आपका विजन है, बिहार में बदलाव, बिहार को बदलना, बिहार को तरक्की कराना, रोजगार देना, ये सारी चीज़ें, अगर ये चीज़ें इस बात को रिक्वायर करे कि विकास वैभव को पॉलिटिक्स में आना है, जो आपका विज़न है, अगर उस विज़न की ये डिमांड हो कि विकास वैभव को पॉलिटिक्स में आना है, क्योंकि भविष्य वक्ता सर ना आप है ना हम है, चीज़ें क्या होगी ये तो भविष्य में तय होगा, लेकिन अगर ये डिमांड विजन करती है
तो क्या विकास वैभव देखिए पॉलिटिक्स में आएंगे? देखो, दो बातें मैं कहूँगा। एक तो यदि मेरे लिए पूछा जाए मेरी भावना क्या है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। तो हर प्रकार के प्रयास करने के लिए सदैव तत्पर रहा हूँ, चाहे किसी भूमिका में रहा हूँ, करता रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। पॉलिटिक्स की जहाँ तक आपने बात की, तो पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को आना चाहिए, ईमानदार लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल। निस्वार्थ लोगों को आना चाहिए। ऐसे लोग जिनके मन में राष्ट्र बसता हो, राष्ट्र को उत्कर्ष देखना चाहते हो, विजन बड़ी हो, ऐसे लोग जब आएंगे निश्चित बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन जब बिहार को मैं देखता हूँ, उस रूप में देखता हूँ, तो मुझे लगता है ऐसे लोग आते भी हैं तो भी जब तक समाज में परिवर्तन नहीं होता तो बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। तो इसीलिए समाज में परिवर्तन के लिए एक सामाजिक अभियान में चला रहा हूँ, जिसमें हर व्यक्ति को उसी बात का अनुभव करा रहा हूँ, बिहार तब था तो क्यों था और आज हमें क्या करना चाहिए। और ये जब सफल होगा तभी राजनीतिक प्रयास भी सफल हो सकते हैं। और इसीलिए एक बड़ा उद्देश्य है जो राजनीति से बड़ा है। इसलिए अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक बड़ा प्रयास जब तक सफल नहीं होता तो केवल राजनीतिक प्रयासों से जो लक्ष्य हमारा है कि बिहार 2047 तक विकसित हो जाए, संभव नहीं। इसमें हर व्यक्ति का सहयोग चाहिए, समर्थन चाहिए, तभी हम ऐसा कर सकेंगे। ठीक है। सर, ये आप बिहार में अधिकारी रहे हैं, अनेक जगहों पर आपने सर्विस दिया है, तो सर कुछ कहानियाँ जो हम सुनते हैं, हम खबरों में पढ़ते हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी बताएं। सर, आपके रीजन में डाकुओं के एक बड़े समूह ने जो है समर्पण किया था, तो ये कहानी क्या है सर? देखिए, आप तो भागलपुर से रहे हैं, भागलपुर जी। में मेरी ट्रेनिंग भी हुई, भागलपुर में एएसपी रहा, बाद में डीआईजी करीब 3.25 साल रहा। तो आपने भागलपुर में भी देखा होगा, मेरे द्वार हमेशा खुले रहे हैं। बिल्कुल। जब भी जहाँ रहा हूँ बिल्कुल कोई ईगो नहीं। वैसे उस रूप में डीआईजी के रूप में मैंने प्रयास किया कि हर व्यक्ति की समस्या को सुनूं, जो समाधान मैं कर सकता हूं उसको करूं। और यही कारण है कि भागलपुर में करीब 3.25 साल में 90,000 से अधिक लोग रिकॉर्डेड हैं जो प्रतिदिन मुझसे मिल चुके हैं। आप समझ सकते हैं किस व्यापक रूप से मिलता रहा हूँ। और यही संवाद चाहे बगहा में रहा, चाहे रोहतास में रहा, आम लोगों के साथ में करता रहा, उसी रूप में जुड़ा रहा। तो बगहा की जो बात आप कर रहे हैं, डाकुओं का समर्पण, वो भी इसी का नतीजा था। क्योंकि बगहा जब मैं पहुंचा था उस समय स्थिति बड़ी विकट थी, क्राइम पीक पर था। और क्राइम पीक उस समय नहीं था, लंबे समय से चल रहा था। अंग्रेजों ने भी यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था, मीडिया में लोग मिनी चंबल कहते थे, ट्रेन काफ़ी टफ था। और डकैत इस प्रकार के थे कि पटना में जब था तो रैंसम कॉल्स फ़ोन पे आते थे। बगहा में इतनी हिम्मत थी कि कोई व्यक्ति आराम से चिट्ठी लेकर आता था, घर पे दे जाता था। उसमें लिस्ट लगी रहती थी कितनी चीज़ें देनी है, चांद मार्का की लुंगी कितनी देनी है, पैसे कितने देने हैं। और नीचे लिखा रहता था जय माँ दुर्गे, बिहार सरकार, उसके नीचे गैंग का नाम, उसके नीचे लिखा रहता था नोट, इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट की सुविधा है। तो इतने व्यवस्थित अपराध को जब नियंत्रित करने का मैंने प्रयास किया तो आसान नहीं था। लेकिन पहला काम हम लोगों ने ये किया, आर्थिक रीढ़ पर हमला किया। जो गन्ना लगता था, अवैध गन्ना, उसको कटवाया। संभव तभी हो पाया जब हम लोगों ने संवाद किया, लोगों से जुड़े। लोगों की सोच बड़ी अजीब थी, लोग उसको जस्टिफाई करते थे कि महर्षि वाल्मीकि की भूमि है, तब से अपराध चल रहा है। याद कीजिए कब से महर्षि वाल्मीकि क्या थे। तो इस बात को जब हम लोगों ने परिवारों से बात की, हमने कहा रत्नाकर यदि रत्नाकर ही रहे होते तो विश्व किस वाल्मीकि को जानता। मन से जुड़े, शुद्ध भाव से जुड़े। हमने कहा कि चंपारण परिवर्तन की भूमि है। कभी याद करो महात्मा गांधी भी यहीं से महात्मा बने, कभी याद करो तो भगवान बुद्ध भी जब चले तो अपने राजसी वस्त्रों का त्याग उन्होंने इसी चंपारण की भूमि पर किया। तो भूमि का संदेश परिवर्तन है। और जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है, चंपारण से निश्चित प्रारंभ हुआ है, बड़ी भूमिका चंपारण की रही है। इस भाव को यदि आप ग्रहण करते हो, आप उसी भूमि के वंशज हो, और बिहार में यदि बड़ा परिवर्तन हम देखना चाहते हैं तो क्या चंपारण साथ नहीं देगा। और तब डकैतों के मन में भी इस प्रकार का भाव जगा, जो एक मन की बात थी उसने इस प्रकार से प्रभावित किया कि लोगों ने समर्पण करना शुरू कर दिया। श्रृंखला बनी, 26 बड़े डकैतों ने सरेंडर किया। और जो संख्या किडनैपिंग की प्रतिवर्ष 100, 70, 150 इस प्रकार की होती थी, 2008 के अंत में शून्य पर आ गई थी। और आज जिस वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी डर से नहीं जाते थे, किडनैप हो जाते थे, उसमें आज टूरिस्ट निसंकोच जा सकते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं, टूरिज्म बढ़ा है। वैसा ही परिवर्तन मैंने रोहतास में होते देखा, जिसको लोग असंभव मानते थे। लोग कहते थे हो नहीं सकता। रोहतास किले पर तो तिरंगा भी नहीं लहराया था, कभी डकैतों का कब्जा था, कभी उग्रवादियों का था, सुध लेने वाला कोई नहीं था, उग्रवादी उसको लिबरेटेड जोन मानते थे। लेकिन जब प्रयास मैंने भी किया तो प्रारंभ में बहुत कठिनाई हुई, गोलियां मुझ पर भी चली हैं, 6 इंच से चली हैं, सैकड़ों गोलियां चली हैं। लेकिन मन में संकल्प और सुदृढ़ होता गया कि बिहार आया हूं तो परिवर्तन करने आया हूं, ईश्वर ने ही मुझे निमित्त यदि बनाया होगा तो निश्चित मैं सफल रहूंगा। सर, उस दिन आपके मन में ये विचार नहीं आया कि यार आईआईटीएन था, ये कहाँ फंस गया हूँ? ये विचार तो आईआईटी में ही छोड़ चुके थे, अब आए हैं। जब होता है ना कि जब उखल में सर डाला तो मुसल से क्या डरना, तो जो है तो हर परिस्थिति से आपको जूझना होगा। और मन में ऐसा ही संकल्प होता है जो परिवर्तन करता है। रोहतास में भी ऐसा ही था, यदि डर से नहीं जाते तो कहाँ बदलता। लेकिन जब गए तो केवल हथियारों से परिवर्तन नहीं हुआ, लोगों से जुड़ने का मैंने प्रयास किया, समझने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों है। और तब जब ऐसा मैंने देखा तो हर आदिवासी जो पहाड़ पर थे, उनके मन में एक भाव था कि हमारे पूर्वज बड़े अच्छे थे, यशस्वी थे। रोहतास किले को तब स्थापित किया जब उस प्रकार के संसाधन नहीं थे। मुगल आए, उन्होंने भी कहा कि दुर्ग अभेद्य है। फरिश्ता ने लिखा कि दुर्ग को बल से नहीं केवल छल से जीता जा सकता है। तब
इस भाव को मैंने ग्रहण किया और मैंने कहा, जब पूर्वजों में ऐसी शक्ति थी, ऐसा सामर्थ्य था, तो आप में क्या कमी है? आप क्यों नहीं सृजन कर सकते? क्यों संघर्ष में ऊर्जा व्यर्थ करते हो? और तब दृष्टि को बदलने के लिए हम लोग ने ऐसा प्रयास किया जिसको देखकर उस समय लोग हंसते थे। रोहतास जिले में जीटी रोड पर सासाराम, डेहरी ऑन सोन बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे कि रोहतास पुलिस रोहतास किले पर आपका स्वागत करती है। अब समझिए, जिस किले पर कोई जाता हो और गोलियों के डर से नहीं जाएगा, उस पे हम स्वागत कर रहे हो। उस जिले में जहाँ 2002 में डीएफओ थे संजय सिंह जी, बड़े ईमानदार पदाधिकारी थे, शहीद हुए पहाड़ों पर। डीएसपी शहीद हुए प्लेन्स में 2006 में। हर वर्ष पुलिसकर्मी शहीद हो रहे हैं, वहाँ आमंत्रित कर रहे हो। और हम यहीं नहीं रुके, हमने आदिवासी बच्चों को बुलाया, उनको टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग दी। जिस समय लोग टूरिज्म की बात करना भी नहीं सोचते थे, उस समय हमने कहा कि एन ए अकबरी पढ़ो, 200 से अधिक झरने इसमें हैं, ऐसा रमणीक स्थल बताया गया है, सोचो क्या पोटेंशियल हो सकता है। और जब ऐसा हम लोगों ने किया, जब दृष्टि बदली, उग्रवादियों के शब्दों से हमने विरोध नहीं किया, लेकिन लोगों ने इस भाव को ग्रहण किया कि उग्रवादियों की वजह से हमारे क्षेत्र का विकास अवरुद्ध हो रहा है, और लोगों ने ऐसा दबाव बनाया कि उग्रवादियों ने शस्त्रों के साथ समर्पण कर दिया, उन्हीं शस्त्रों के साथ जिसको पुलिस से उन लोगों ने कभी लूटा था। रोहतास आज शांत है, रास्ते आज भी कच्चे हैं, लेकिन लैंडमाइन लगाने वाला कोई नहीं है। 2021 के दिसंबर में जब मैं गया था तो 70 किलोमीटर तक लोग पुष्पगुच्छों के साथ, फूल मालाओं के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ स्वागत कर रहे थे। और किले पर जब गए तो आदिवासी लड़कियां नृत्य करके ले जा रही थी, लड़के ढोल बजा रहे थे। तो एक परिवर्तन जिसको किसी ने कल्पना नहीं की थी, जब संदेश के साथ, पूर्वजों की दृष्टि के साथ, संवाद के साथ हम जुड़े, उसको हमने परिवर्तित होते मैंने देखा है। और इसीलिए आज बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि यदि बिहार में हमने उसी दृष्टि को लेकर हर जिले में लोगों से कनेक्ट किया, आज मैं 35 जिलों में युवा संवाद कर चुका हूँ, लोग जुड़े हैं हजारों की संख्या में, 76,000 वॉलंटियर्स हैं, बाकी लाखों लोग प्रभावित हैं और सोच रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इस कैंपेन को, जिसका उद्देश्य एक ही है, बिहार का उत्कर्ष, भारत का उत्कर्ष। विकसित बिहार, विकसित भारत। और इसके लिए हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी है। इस संकल्प के साथ हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आपकी बातों को जब हमारे दर्शक सुन रहे होंगे तो उन्होंने ये तो समझ गया, लोग ये तो समझ रहे हैं कि आप एक सकारात्मक व्यक्ति हैं, आपका मैनेजमेंट बहुत कुशल है और आपने तमाम अचीवमेंट्स लाइफ में प्राप्त किए हैं और बिहार को लेकर एक बड़ा विजन है। जब सर व्यक्ति इतना पॉजिटिव हो और फिर एक खबर सर चर्चा में आती है कि आपका विवाद होता है बिहार की एक आईजी से, और फिर आप ट्वीट करते हैं, आप सोशल मीडिया साइट्स पर उन बातों को लिखते हैं, वो ये सर एक, अगर आपके मैनेजमेंट या आपके धैर्य या जो विजन आपका है सर, उसके हिसाब से एक अधिकारी विचलित हो गया, इसको इसी शब्द में कहा जा सकता है। ये प्रकरण क्या है? मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ, विवादों से दूर रहता हूँ, पूरी ऊर्जा लगाता हूँ अपने कार्य में, जहाँ भी रहा वही, जहाँ भी रहा उसके रिजल्ट वैसे ही आए और हमेशा लगाता रहूँ। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, आप भी विचलित होते हैं, क्षणिक रूप के लिए होते हैं। कुछ वैसा ही मैं कहूँगा हुआ, और उसके बाद अनेक स्पष्टीकरण भी पूछे क्यों ऐसा हुआ, तो उसका भी मैंने उत्तर दिया, सरकार संतुष्ट हुई, उसके बाद मेरी पोस्टिंग कहीं और हुई है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, कोई विवाद नहीं है। मैं तो उस रूप में देखता हूँ कि एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक शुद्ध आत्मा निमित्त हूँ, जो बिहार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और वही कर रहा हूँ। इसमें मैं चाहूँगा कि ऐसे विवाद आगे भी ना हो, इस ऊर्जा को पॉजिटिव तरीके से उपयोग करता रहूँ। सर, मेरा आपसे एक ये सवाल है कि आप जिस बिहार की बात करते हैं वो बिहार क्या था, आज जो बिहार है ये बिहार क्या है, जिसमें आज से कुछ दिन पहले हम जंगल राज और इस तरह की चीज़ों पर बात करते थे, और जो आप जिस बिहार का संकल्प लेकर चल रहे हैं, जो विज़न है आपका, वो बिहार क्या होगा? इसे सर अगर एक एक लाइन में आप, मतलब इन शॉर्ट्स में आप समझाना चाहें। नहीं तो मैं तो बिहार को एक सोए हुए सिंह की तरह देखता हूँ, जो सम्राट अशोक के स्तंभ पर विद्यमान है, जाग गया तो पुनः उसी प्रकाश के साथ जागेगा, पूरे विश्व को जागृत करेगा। इसी प्रयास में मैं लगा हूँ कि जो ऊर्जा है, क्षमता है, असीम है, जगाने की आवश्यकता है। और जग गया तो जितने भी पिछड़ापन है, जो समस्याएं हैं, सबका समाधान हम देखते हैं। और बिहार क्या है, हम ही लोग हैं जो बिहार से हैं, तो बिहार की युवा शक्ति, उसमें अत्यंत सकारात्मकता है, उसको बस सही दिशा देने की आवश्यकता है। सर, जब से आपने ये शुरुआत करी, संवाद, लोगों से मिलना और अपने विज़न को रखना, क्योंकि एक अधिकारी के तौर पे तो आप हमेशा लोगों से मिलते रहे, लेकिन जब एक विज़न के साथ आप आए और लोगों से आपने मिलना जुलना शुरू किया, अपनी बातें बताई कि आप क्या चाहते हैं, और ये लेवल सर लगातार बढ़ता रहा कि आपने इसकी गति बढ़ाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों से मिलने जुलने में देने लग गए। और अभी जैसे आपने बताया कि आपने बेगूसराय में एक बड़ी रैली, जिसको सर कहा जा सकता है भीड़ देखकर, आपने की, तो क्या सर सरकार से कभी आपको कोई फ़ोन, कोई कॉल्स या किसी प्रकार का सर प्रेशर आपके ऊपर आया कि क्या कर रहे हो? तो मैं जब गलत नहीं कर रहा हूँ तो क्यों प्रेशर आएगा, मैं सही कर रहा हूँ, अपनी फंडामेंटल जो ड्यूटी है। नहीं, ऐसा कभी विवाद, उस प्रकार के विवादों से दूर रहा हूँ। तो जब भी जो प्रश्न हुए तो मैंने बताया, एक परिस्थिति थी, उसमें पूछा गया, मैंने हर प्रश्न का उत्तर दिया है और संतुष्ट हुए, क्योंकि आप जब गलत करोगे तभी तो कोई आपको विरोध करेगा। जब मन में स्वार्थ है नहीं, मन में बस राष्ट्र और बिहार का उत्कर्ष हो, तो प्रयास तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, संविधान में लिखा है, और इसी फंडामेंटल ड्यूटी को मैं भी कर रहा हूँ, हर व्यक्ति को करना चाहिए। दो तरह की बातें, ये शायद मेरा आखिरी सवाल हो, दो तरह की बातें सर आती है।
बिहार में कुछ लोग कहते हैं कि विकास वैभव काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, तो इन्हें राजनीति में आना चाहिए। एक तो ये सवाल है। और दूसरा सर, उन्हीं में से कुछ लोग कहते हैं कि विकास वैभव भी वही दिव्य स्वप्न दिखा रहे हैं जो कभी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल दिखाया करते थे, और उसके बाद विकास वैभव पॉलिटिक्स में जाएंगे और फिर चीज़ें वैसी ही रहेगी। देखिए, ऐसा अगर होता तो इतने जिलों में मुझे संवाद करने की क्या आवश्यकता, मन में विचार बड़ा शुद्ध है। ये जहाँ सब तो पॉलिटिक्स की बात, लोगों के बीच चर्चा है, इसलिए मैं तो बड़ी स्पष्टता के साथ कह रहा हूँ, अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, आने का प्रयास भी करना चाहिए। मैंने अपना विजन बताया कि केवल पॉलिटिक्स से बिहार में बदलाव नहीं होगा, इसीलिए एक बड़े अभियान को लेकर चल रहा हूँ। और मैं कब क्या होगा, तब क्या होगा, इसमें अनिश्चित में क्यों जाऊँ? अभी मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास क्यों ना करूँ? मैं तो इसी प्रयास में ना तत्काल में जो कर सकता हूँ उस पर अपनी पूरी ऊर्जा दूँ, कर सकूँ। भविष्य क्या होगा, क्या नहीं होगा, भविष्य किसने देखा है? लेकिन प्रयास यदि ईमानदारी के साथ हो, निस्वार्थ भाव के साथ हो, निश्चित एक बड़ा परिवर्तन निश्चित होगा, ये मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एबीपी लाइव से आपने बातचीत की, अपना वक्त दिया और आपने अपने विज़न को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया। हमने सर आपसे तमाम वो सवाल पूछे, चाहे वो राजनीति के हो, चाहे वो आपके सोशल वर्क के हो, या एक ऑफिसर रहते हुए आपके उत्तरदायित्व के हो। आपने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।